नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने डाला था आपको कि मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके कंपटीशन में कुछ काम आ जाए, बहुत सारे कंपटीशन्स आ रहे हैं। तो आज हम हिंदी से व्याकरण से शुरुआत करेंगे और पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है, संप्रेषण का माध्यम है। तो शुरुआत करते हैं भाषा की परिभाषा से ही कि भाषा किसे कहेंगे। भाषा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने व दूसरे की बात को समझने की योग्यता है। समझने की योग्यता है। अब अपनी बात को दूसरे की बात को समझने की योग्यता है, तो इसका माध्यम क्या होगा। तो भाषा का जो संप्रेषण का रूप है वो दो तरह का होगा। कैसा? एक तो होगा लिखित रूप और दूसरा होगा मौखिक रूप। मौखिक रूप, लिखित और मौखिक। तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो संभवतः एक ही प्रश्न होता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी। तो देखें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। क्या होगी? वर्ण होगी। और भाषा की यहाँ की लिख लें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि होगी। तो यहाँ दो तीन चीजें अपने देखी, भाषा क्या है और भाषा के रूप लिखित और मौखिक। अन्य प्रकार से भी उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, जैसे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, मानक भाषा है, बोली है। ये इनकी चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या है, हिंदी के व्याकरण को पढ़ना है। तो व्याकरण के आधार पर हम सिर्फ लिखित और मौखिक की व्याख्या करेंगे। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। अब देखो आगे इसी में ही चर्चा करते हैं। अब सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी अक्षर भी तो बोलते हैं। यस, अक्षर भी बोलते हैं। तो अक्षर क्या होंगे? अक्षर जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर। कहते हैं कि शंकर भगवान ने डमरू बजाया था और डमरू बजाया तो उसमें से ध्वनियाँ निकली, उन ध्वनियों से मिल करके ये वर्तमान में हम वर्ण जो पढ़ रहे हैं वो वहीं से निकले हैं। वर्णमाला हो गई। अब बात करते हैं वर्णों की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा क्या होगी? तो वर्ण की परिभाषा है
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण कितने प्रकार के होंगे, तो वर्ण के प्रकार हैं 2 प्रकार। एक प्रकार तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये 2 प्रकार हैं। पहले जो स्वर हैं वो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। तो कुल वर्ण कितने हो गए, 44। यानी कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 44। लेकिन सामान्यतः हम हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण पढ़ते हैं, 52। कितने, 52। अब 52 कैसे हुए वो आगे देखेंगे। यहाँ तो हमने वर्णों की संख्या ली है 44, और स्वर कितने लिए, 11, और व्यंजन कितने लिए, 33। अब पहले बात करेंगे स्वरों की। पहले बात करेंगे स्वरों की, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, और दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संख्या में कुल कितने, 11। मूल शब्द कितने, 4, और सांध्य स्वर टोटल कितने, 7। दीर्घ स्वर कितने, 3। संयुक्त स्वर कितने, 4। अब आप सोचेंगे गुरुजी आपने ये तो पढ़ा दिया, पर हमें तो पता ही नहीं है कि 11 कहाँ से आए, 4 कहाँ से आए, 3 कहाँ से आए और 4 कहाँ से आए। देखते हैं कहाँ से आए। शुरुआत करते हैं इसकी। देखो स्वरों की हम बात कर रहे थे, ये चीज़ें आपने देख ली, चाहो तो लिख भी लो। स्वर जो है वो मूल रूप से कितने थे, 4। अ, उ, ई और एक है री, बाबा जी। अ, उ, ई, री संख्या में हो गए कितने, 4। अब इन्होंने कहा कि गुरुजी हम 4 हैं, 4 क्या करेंगे, तो बोले क्या करना है कि हम तो डबल होंगे, कि हो जाओ। तो कैसे हुए, अ से अ ने शादी कर ली, ऊ से ऊ ने कर ली, क्योंकि हम भारतीय परंपराओं में रहते हैं और भारतीय परंपराओं में बिरादरी से बार विवाह नहीं करते। अब देखो ये एक एक जात के मिल गए और हो गए क्या, बड़े, क्योंकि संगठन में क्या होती है, शक्ति। और जब शक्ति आती है तो देखो किसी के तो सींगड़े लग गए, किसी के पूंछड़े लग गए। ये देखो बड़े बड़े हो गए। इन बड़े बड़े होने के बाद में आप कहोगे कि गुरुजी ये बाबा जी, तो बाबा जी ब्याह थोड़ी करत, ये तो बिना शादीशुदा ही रहते हैं, तो बाबा जी को छोड़ दो। कितने हो गए संख्या में, 3। इसे ही तो हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और फिर इन्होंने कहा कि हम कुल मिला के 7 ही हुए, हमें तो 11 होना है, कि कोई बात नहीं, बिरादरी बिरादरी में हो गई। अब जमाना आ गया मॉडर्न, तो मॉडर्न जमाने में जाएंगे इधर उधर। कैसे कि अ के साथ ई और ई करो, और अ के साथ में ऊ और ऊ करो, तो क्या हो गए, आई, और क्या हो गए, औ। ये समझने के लिए आगे काम आएगा, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपसे। अब देखो इन्होंने कहा कि गुरुजी बिरादरी से अलग हुए, तो बिरादरी से अलग हुए तो औलादें भी अलग ही होंगी। देखो अलग अलग होगी, इनके जैसी शक्लें नहीं मिल रही, किसी की भी नहीं मिली। यस, तो ये हो गए दोनों, और इसी को ही कहते हैं गुरुजी गुणस्वर। यहाँ से हो जाते हैं गुण। अब इन्होंने कहा कर रे फिर भी तो हम 2 ही हैं,
तो 4 3 7 और 2 9 हो गए, और हमें तो होना कितना है, 11 होना है। तो 11 होना है, तो इसके साथ में ही फिर क्या करें कि कुछ मत करो, क्योंकि फिर क्या करें कि एक काम करो, अ के साथ में ए मिला दो और अ के साथ में ही आओ मिला दो। तो फिर क्या हो गया, छोटी एडी और छोटी औरत तो यहाँ हो ही गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ में ये बड़ी एडी और आई के साथ में ये बड़ी औरत। अब देखो ये क्या हो गए, वृद्धि, वृद्धि स्वर हो गए। वृद्धि स्वर बोल दो या वृद्धि स्वर नहीं बोलो तो दोनों को मिला के संयुक्त स्वर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। और यहाँ से यहाँ तक चूंकि संधियाँ हो रही है तो इन्हीं 3 2 5 और 2 कितने हो गए, 7, कुल 7 को ही हम बोल देते हैं संधि स्वर। और मैंने यही तो लिखा था पहले, संधि स्वर कितने हो गए संख्या में, कुल कितने हो गए, 11। चूंकि बाबा जी शादी वादी नहीं करते, ये तो बाबा जी ये ध्यान मग्न हैं, तो कहीं से कहीं तक बाबा जी का काम नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखो वर्णमाला में कभी प्रश्न आ जाता है कि सबसे अंत में जोड़े गए 2 स्वर, तो सबसे अंत में कौन कौन से जोड़े गए, देखो बड़ी एडी और बड़ी औरत। याद नहीं रहता, याद रखने का सबसे बढ़िया फंडा है कि जो औरत बड़ी होगी उसकी एडी भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ तक समझ में आया, बस मैंने यही चीज़ आगे लिखाई थी आपको। अब यहाँ से मैंने आपको लिखा था ये स्वर, यहाँ लिखा था मैंने मूल, और यहाँ लिखा था मैंने संधि। मूल स्वर बताए थे मैंने 4 और संधि स्वर बताए थे मैंने 7, और संधि स्वरों की मैंने कर दी थी 2, एक तो दीर्घ और दूसरा संयुक्त। दीर्घ में मैंने आपको बताए थे कितने, 3, और संयुक्त में बताए थे कितने, 4। कितने हो गए दोनों मिला के, 7 हो गए। तो ये तो हो गए आपके स्वरों की बात कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक प्रश्न यहाँ जो बनता है मूल रूप से वो है कि मूल स्वर कितने, मूल स्वर कितने, तो मूल स्वर होते हैं कितने, 4। दूसरा सबसे अंत में जोड़े गए, सबसे अंत में जोड़े गए स्वर कौन से हैं, एक तो बड़ी एडी और दूसरी क्या है, बड़ी औरत। ये 2 जोड़े गए थे। उसके बाद में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कुल कितने हैं, 11। लेकिन अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, पूछा गया ये प्रश्न। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी, स्वरों की संख्या थी, तो कितनी थी, 8 थी। याद रखें पूछा गया था ये प्रश्न, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। उसके बाद में देखो मूल स्वरों के अन्य नाम, मूल स्वरों के अन्य नाम क्या क्या हैं, इन्हीं को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है, इन्हें ही एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर। वैसे ही जो संधि स्वर हैं, संधि स्वरों के अन्य नाम
अन्य नाम क्या है? दीर्घ स्वर, इसे ही हम कहते हैं सांध्य स्वर, इसे ही हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, दोनों की संख्या में वही मूल 4 और ये कितने 7, कुल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। भूलना नहीं है, बार बार संख्या इसलिए लिखवाता हूँ कि याद हो जाए। तो ये जो स्वर हैं, उसके बाद में अब स्वरों के प्रकार आगे पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर, ये था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऐसे जीभ बन गई, ये जीभ है, इसके 3 भाग कर दो, ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो ये क्या हो गया? अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया और ये पश्च भाग हो गया। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो सिर्फ यही आती है कि मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है? तो मध्य भाग से गुरुजी अ ही बोला जाता है। बाकी अग्र से या पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो अग्रभाग में ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, छोटे ए, बड़े ए। वो पश्च भाग से बड़े आम, छोटे आम तो आएंगे, बड़े आम। उसके बाद में छोटी औरत, बड़ी औरत, उल्लू, छोटे उल्लू, बड़े उल्लू। पश्च भाग से टोटल कितने? 2, 2 4 1 5, एक मध्य से और 4 अग्रभाग से। कितने हो गए? कुल 10। कुल कितने हो गए? 10। अब आप कहोगे गुरुजी बाबा जी, हाँ तो बाबा जी तो अकेला ही रहेगा ना। लिख लो इसके लिए भी नोट 10 रुपये का और लिखो रीका उच्चारण जीवा के स्थान पर, जीवा के स्थान पर मूर्धा से होता है। मूर्धा से होता है। मूर्धा क्या? जो अपना तालु का कठोर भाग है ना, ऊपर वाला, री, ऊपर जाके जीभ टकराती है। तो यानी कि मूर्धा किसे कहेंगे? जो खुरदरा खुरदरा भाग होता है अपने मुंह के अंदर, वो होता है मूर्धा। तो उसके इसका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। अब मात्रा के आधार पर 2 भाग हैं, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। सभी स्वर एक मात्रिक हैं, सॉरी मूल स्वर, मूल स्वर जितने भी हैं, कितने हैं? 4। वो क्या है? एक मात्रिक। और संधि स्वर जितने भी हैं वो हैं सब क्या? द्विमात्रिक। और इनकी संख्या क्या है? 7। एक मात्रिक का मतलब होता है एक मात्रा के बराबर, एक मात्रा के बराबर समय लगे। और ये एक मात्रिक से दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, वो क्या है? द्विमात्रिक। एक मात्रा से दुगना समय, जैसे अ फिर आ, है ना, समय ज़्यादा लगता है, तो वो क्या है? द्विमात्रिक हैं। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो फ्लुत स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है, तो उनको भी बोलते हैं। लेकिन हम तो यहाँ 2 ही देखेंगे, एक मात्रिक और द्वि आकृति के आधार पर। ओष्ठ
आकृति के आधार पर गोलाकार, अगोलाकार, अगोलाकार, दो प्रकार के होंगे, एक तो गोलाकार, दूसरा अगोलाकार। यानी कि हम ओष्ठ आकृति के आधार पे हमारे होंठ की जो बनावट है वो उसके आधार पर हम देखेंगे तो दो प्रकार के बनेंगे, गोलाकार बनेंगे और अगोलाकार बनेंगे। छोटे उल्लू, बड़े उल्लू, छोटी औरत और बड़ी औरत। बोलो ऊ, गोल हो गया मुंह, ओ, औ। उसके बाद में अगोलाकार में मुंह गोल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ई, सॉरी, छोटा बड़ा छोटी इमली, बड़ी इमली और छोटी एडी, बड़ी एडी, बाबा जी। इनको एक तरफ ही रखो। कितने हो गए कुल? ये 4 हो गए और ये कितने हो गए? 7 हो गए। कुल कितने हो गए? स्वर वापस से जोड़ेंगे तो 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। ये हो गया ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण। सिर्फ इतना ही, अब आगे देखेंगे अगली क्लास में।